हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। आईसीआर की प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको वो करने वाले यानी कि आपदा प्रबंधन, जिसको आप इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 110% बनना है और देखिए आपके सिलेबस में है। तो चलिए आपदा प्रबंधन के यहाँ पे प्रश्नों को देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, तो इसमें कहता है कि सुनामी आने का जो मुख्य कारण क्या होता है वो बताना है आपको। तो सुनामी आने का जो प्रथम कारण है, मुख्य कारण होता है, वो होता है समुद्र में भूकंप आना। अगर समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी जरूर आ जाती है, इतना ध्यान रखिएगा, जैसा कि 2004 की जो है घटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। अब इनमें से एक मानव जनित आपदा नहीं है, वो बताना है आपको। तो ये हो जाएगी यहाँ पर सुनामी। सुनामी जो है वो मानव के द्वारा नहीं लाया जा सकती, है प्राकृतिक है। बाकी अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आतंकवाद, रेल दुर्घटना और सांप्रदायिक दंगे, ये सब मानव जनित हैं, मानव के द्वारा ही लाए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है ये देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद जो है ये मानव निर्मित होता है। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सारे के सारे आपके प्राकृतिक आपदाओं में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए। तो आसान है ये, मैं समझिएगा कि यहाँ पे ये बहुत कठिन है। तो चलिए इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो देखिए मानव जनित आपदा जैसे नहीं है, सब यहाँ पर हैं आपके तीनों के तीनों। राइट आंसर क्या होगा इसमें आपका, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो आप ऑप्शन दिए सारे मानव जनित के लिए दिए हुए। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आया हुआ था उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो है यहाँ पर कोयना बांध का निर्माण। अब कोयना बांध का निर्माण जो था ये मुख्य कारण बना था महाराष्ट्र में भूकंप आने का। प्रश्न संख्या अगर देख लेते हैं 6, तो कहा गया कि कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा का मतलब कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो नहीं है। तो इसमें देखिए आप इसका राइट आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हिंसा। हिंसा जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि ये मानव निर्मित है, मानव के द्वारा करी गई हिंसा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। अब जो सुनामी है वह कौन सी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जापानी भाषा का है। जापानी भाषा का इसलिए क्योंकि जापान में सुनामी आया करती है अक्सर। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहले भूकंप आया था ये 1934 में आया था। ये आपके बुक में मेंशन है इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए, कहा गया कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप एक यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या अगले में देखिए। तो कहता है कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। सबसे कम जो विनाशकारी आपदा है वो कौन सी हो जाएगी, वो है यहाँ पर भूस्खलन। ठीक है, तो भूस्खलन से क्या होता है कि बहुत ही कम एरिया में क्षति पहुँचती है, बाकी जितनी भी हैं सारी ये सारी बहुत ही बड़े पैमाने पर हानि पहुँचाती हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि भारत की जो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात निम्न में से किन महीनों के में भयानक होता है। अब बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है वो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा भयानक आता है, ये प्रश्न है। तो ये हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा चक्रवात की बात करें तो ये बंगाल खाड़ी में बनते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। अब भोपाल गैस त्रासदी आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये हुई थी 1984 में और इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थी यहाँ पे मानव जनित। ठीक है, मानव जनित थी, किसी मानव की चूक की वजह से ही हुई थी ये। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहता है कि सुनामी क्या है। अब सुनामी जो है वो क्या है बेसिकली, ये आप देखेगा तो ये हो जाती है विनाशकारी समुद्री लहरें। जो विनाशकारी समुद्री लहरें हैं यही तो जो आपकी सुनामी कहलाती है। प्रश्न संख्या अगला है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित है। अब भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित कौन से होते हैं, जहाँ जो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भूमि खिसकने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो जाएगा कश्मीर उत्तराखंड। कश्मीर उत्तराखंड में आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में कि आपको न्यूज़ में बना रहता है कि भूस्खलन से इतने लोगों की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया। तो इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। सूखा क्षेत्र को यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इनमें से सभी। ठीक है, इनमें सभी के हो जाएगा पूर्वी राजस्थान जो आपका थार मरुस्थल में पड़ता है, पूरा मध्य प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सब सूखे क्षेत्र के तहत माने जाते हैं।
इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। भूकंप का मापन किसके द्वारा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है कि या तो आप रिएक्टर स्केल कहेंगे या फिर आप सिस्मोग्राफ कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो होगा यहाँ पर रिएक्टर स्केल। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। अब इसमें से मानव जनित कौन सी है, एक तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। इनमें से यहाँ पे कौन सा सबसे अधिक विकल्प सही वो देखिए। तो प्राकृतिक आपदा यहाँ पे जो है वो सबसे सही इसकी परिभाषा क्या होगी, वो होगी जन धन को व्यापक हानि पहुँचाने वाली जो आकस्मिक दुर्घटनाएं होंगी वह प्राकृतिक आपदा के तहत मेंशन करी जाएंगी। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे अगर हम यहाँ पर। अगले प्रश्न में बोला गया कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक प्रबंधन यहाँ पे इसीलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे आपदा प्रबंधन कि हमको पता चलना चाहिए कि किसके तहत क्या करना चाहिए। आसान होता है लेकिन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो इसका आंसर ऊंची भूमि, ऊंची भूमि स्थान पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पानी पहुँचने का खतरा सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की जो मदद ली जाती है। ठीक है, तो मलबा जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, तो उसमें किस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता है कि नीचे कितने व्यक्ति फंसे हुए हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे फंसा हुआ है कि नहीं। तो वो होता है इंफ्रारेड कैमरा। एक कैमरा होता है इंफ्रारेड, उसके कारण क्या होती है, ये रेज जाके पता लगाते हैं कि इसमें कोई है या नहीं है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा गया कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे आग से जल गया है, तो सबसे पहले आप जो प्राथमिक उपचार करेंगे उसमें वह कौन सा करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यहाँ पर कि उसमें आप ठंडा पानी डालिए। अब कोई व्यक्ति जल जाता है तो सबसे पहले उसमें ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उसमें से जलन कम हो और थोड़ा सा उसको आराम मिले। उसके बाद यहाँ पे अस्पताल वगैरह पहुँचाना चाहिए। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर बस्ती या फिर मकान में आग लग जाएगी तो आप क्या करेंगे। अगर बस्ती या मकान में आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अग्निशामक को बुलाएंगे। अग्निशामक का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर आग बुझाने वाले होते हैं उसको आपको कॉल करके सबसे पहले बुलाना होगा। तो गाइस इसमें जो अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा सूखा और बाढ़। ठीक है, सूखा और बाढ़ ये चैप्टर अगला देख लीजिएगा, आप एनसीईआरटी में मिला लीजिएगा, ये बाद में मत कहना कि भैया आप तो बाहर से करा रहे थे। चलिए देखें, तो यहाँ पे सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा जो प्रकार की आपदा होती है वो होती है प्राकृतिक आपदा। वो क्यों होती है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कहीं पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो ये प्राकृतिक ही तो होगी। प्रश्न संख्या अगला देखिए यहाँ पर। अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया है बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ये तो प्रश्न जीके में भी आपने खूब पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो यहाँ पे कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। बेसिकली जो नदियों में बाढ़ आ जाता है इसका प्रमुख कारण क्या होता है, इसका जो प्रमुख कारण होता है वो जल की अधिकता हो जाती है। मान लीजिए किसी बांध से बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया नदियों में तो उसमें बाढ़ आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपके यूपी में भी होता है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो तराई क्षेत्र है उसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए तो यहाँ पे कहता है कि बाढ़ क्या है। बेसिकली बाढ़ जो है वो क्या होती है, तो वो होती है यहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा ही हो जाएगी ये भी। ठीक है, क्योंकि बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा है, अचानक से तेज बारिश हो जाना, खूब सारी बारिश हो जाना, ये प्राकृतिक आपदा में आएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है। जो बाढ़ होती है उससे सबसे अधिक हानि किसे होती है, सबसे पहले फसलें नष्ट हो जाती हैं, फिर पशुओं को यहाँ पे हानि हो जाती है, डूब कर मर जाते हैं, भवनों गिर जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तो कहता है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे सूखा ही होता है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर वो हो जाएगा यहाँ आपका कि जल के अभाव में जो कृषि सूख जाती है तो उसको कहते हैं कृषि सुखाड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए तो कहा गया यहाँ पर कि सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है। जो सूखा है ना उसके बचाव का जो मुख्य तरीका क्या हो जाएगा, बेसिकली वो हो जाएगा यहाँ पे वर्षा जल संग्रह करना। अब वर्षा जल संग्रह आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूखे के बचाव हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए तो कहता है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा त्रासदी किस चीज़ के लिए आती है, वो बाढ़ के लिए आती है। ठीक है, बाढ़ हमने अभी बताया था। प्रश्न संख्या अगला है कि यहाँ पे सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन से होते हैं। अब जो सूखे के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं वो हो जाते हैं वर्षा की कमी। अब कहेंगे एक ही तरीके के बहुत सारे प्रश्न करा रहे हैं भैया, अगर चैप्टर ही बिल्कुल यहीं पे लिखा हुआ सूखा और बाढ़, तो क्या कर सकते हैं आगे। P11 में है आपका कि कुसहा तटबंध किस नदी पर स्थित है। अब कुसहा जो बांध है या फिर तटबंध है वो किस पे है, वो कोसी नदी पर स्थित है। किस पे, कोसी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या अगला देखिए
कहा गया कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। अब भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस पर स्थित है, ये देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे सतलज पे, ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है आपका भाखड़ा नंगल बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहता है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। अब पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ की विभीषिका है उसमें कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहा गया यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। अब जो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य कौन सा है, वो है गुजरात, ठीक है, याद रखें गुजरात हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि बिहार में कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की, ये तो पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले में बोलता है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका रहती है। अब जाड़े के दिनों का मतलब जो ठंडियों के दिन होते हैं उसमें यहाँ पर कौन सा राज्य जो है वो बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है, तो वो हो जाता है तमिलनाडु। तो अभी आपने पढ़ा था पिछली बार कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है ठंडियों के मौसम में, यानी कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वह होती है तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या अगला है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका नाम क्या है, वो हो जाएगा गोविंद सागर। ये कृत्रिम है, याद रखेंगे, इसको मानव निर्मित कहा जा सकता है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्रश्न संख्या अगला है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है। अब आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक होगा घटक होगा वो देखिए कौन सा होगा। एक तो स्थानीय प्रशासन पर कार्य किया जाए, दूसरा स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य किया जाए, और यहाँ गांव मोहल्ले के सभी लोग जो है काम करें। तो ये सभी हो जाते हैं, सभी लोग मिलजुल के ही प्राकृतिक आपदा से निपटान करते हैं, चाहे सूखा हो चाहे बाढ़ हो। प्रश्न संख्या अगला है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। अगर सूखे की स्थिति जो आती है उसका राइट आंसर क्या है, वो धीरे धीरे आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लीजिए बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, फिर यहाँ पे अगली बार कम बारिश हुई, फिर अगले महीने कुछ बारिश नहीं हुई, 0 बटा सन्नाटा हो गया। तो ये होता है आपका धीरे धीरे सूखा आने की प्रक्रिया। प्रश्न संख्या अगला है कि बिहार की कितनी जमीन पर बहुउद्देशिक समुदाय भवन निर्माण योजना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4000 वर्ग फीट। अब इसका डाटा बदल गया है तो ये आएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। अब कृषि सूखा जो है इससे बचने का जो सर्वोत्तम उपाय होगा वो होगा यहाँ पर जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। अब जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास का मतलब क्या है कि जितना भी आपके पास जल संसाधन है उसको किस तरीके से आगे के लिए यूज करना, कितना यूज करना, कैसे संरक्षण करना, ये सारे वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो आपका उपाय हो सकता है। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, एक बार फिर से आ गया रिपीटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए रिपीटेड तो है लेकिन यहाँ पे जो इसकी परिभाषा थोड़ी चेंज हो सकती है। तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। बेसिकली हम यही पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, अगले में है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अब बाढ़ प्रबंधन में जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बातें होती हैं वो होती है यहाँ पे नदी के दोनों और तटबंधों का निर्माण करना। अब दोनों का करना जरूरी होता है। मान लीजिए आपने नदी का नदी है, एक सिरा आपने बना दिया, तटबंध बढ़िया सा बना दिया, तो एक तरफ से बाढ़ आ जाएगी, तो दोनों तटबंधों का निर्माण करना होता है। प्रश्न संख्या 24 है कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, अब वृक्षों से बेसिकली होता क्या। अब देखिए आपने साइंस पढ़ा होगा कि इसमें देखिए वृक्षों की वजह से बारिश होती है, तो ये बादल को आकर्षित करते हैं और वर्षा की संभावना को बढ़ाते हैं, ये वृक्षों के रहने से लाभ होते हैं। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। जब आपदा आ जाती है तो कौन सी समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाधक हो जाती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। मोबाइल टावर टूट जाते हैं, ट्रांसमिशन टावर टूट जाते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है आपस में जुड़ने के लिए, किसी को यहाँ पे हेल्प करनी हो तब भी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। अगला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम ही है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। वैकल्पिक संचार व्यवस्था का क्या मतलब है, जैसे फ़ोन टीवी वगैरह सब कुछ तो बंद हो जाते हैं, तो उसके स्थान पर क्या क्या वैकल्पिक चीज़ें यूज करी जा सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा वरना आपके एग्जाम में खून पी जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है सबसे पहले कि सुदूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, इसका प्रयोग किस लिए है। तो देखिए इसमें होता है आपका दूर संचार के लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे संसाधनों की खोज के लिए और मौसम विज्ञान के लिए, तीनों चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि कहीं भी बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका जो सैटेलाइट रिमोट वाला ये कार्यक्रम है ये चलता रहता है।
प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो कहा गया है पे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। अब संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो कौन सा हो जाएगा, वो तो यहाँ पे देखिए मोबाइल ही है, सबसे लोकप्रिय है। आप आज तो हर जगह लोकप्रिय है, बच्चे बच्चे के हाथ में टिकटॉक वगैरह सब बनाते रहते हैं लड़के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 में कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। अब जो सामान्य संचार बाधित हो जाता है उसका मुख्य कारण होता है केबल का टूट जाना। अब केबल टूट जाते हैं तो उसकी वजह से आपके फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद हो जाते हैं, यही होता है किसी प्राकृतिक आपदा आने के समय। प्रश्न संख्या अगला है कि यहाँ पर भारत में कितने % भूमि जो है भूकंप प्रभावित है, ये याद रख लीजिएगा डाटा दिमाग में। तो यहाँ पे है इसका राइट आंसर 56%, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ भारत की 56% ऐसी यहाँ पर भूमि है जहाँ पर भूकंप आने के चांसेस हैं। बाकी तो भूकंप आने के चांसेस जो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, ये रहता है आपका हिमाचल प्रदेश, इधर का जितना एरिया है ना जो हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र उसमें आता है ज़्यादा। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। बार बार वही क्वेश्चन, हम भी भैया परेशान हो गए देख देख के। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मत होइएगा वरना आप वीडियो छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। तो आतंकवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न संख्या अगला है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है। अब वर्तमान में जो सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन है वो आपका मोबाइल ही है, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन सा नहीं है। अब वैकल्पिक जो संचार साधन है इनमें से कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा यहाँ पे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष नहीं है, बाकी आपके रेडियो संचार जो है ये वाले रेडियो जितने हैम रेडियो उपग्रह संचार ये सारे के सारे आपके हैं। तो चलिए ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, बिल्कुल ऐसे नन्हा बच्चा सा, तो अगला देख लेते हैं अब। तो अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बाढ़ और सुनामी, ठीक है। बाढ़ और सुनामी रहेगा, तो फिर से आपको उसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बताया ना मैंने आसान होते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो जरूर देखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनामी किस स्थान पर आना है बेसिकली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर समुद्र में ही सुनामी आते हैं, इसके अलावा कहीं सुनामी आ नहीं सकता नाले वगैरह में। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो यहाँ पे कहा गया कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। अब महासागर के तली पे अगर कंपन होता है तो हम इसको किस नाम जानते हैं, इसको जानेंगे यहाँ पर भूकंप के नाम से। अब भूकंप यहाँ पे आएगा महासागर के अंदर, उसके बाद ही सुनामी के यहाँ पे जन्म होता है। प्रश्न संख्या अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देखिए। तो यहाँ पे कहता है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी होती है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी तरंग। जो पी तरंगे होती है वो सबसे पहले पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह पर। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। भारत की बात करें तो भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, वो है यहाँ पे देहरादून। देहरादून कहाँ पे है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में मन हो तो। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है कि दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। अब दिसंबर 2004 अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब जानते होंगे तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था 2004 में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया यहाँ पर भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप का आया था। सबसे ज़्यादा जो अत्यंत विनाशकारी भूकंप है वो आया था 1934 में, ठीक है। 1934 में आया था। प्रश्न संख्या अगला है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। अब जो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर होता है पृथ्वी के स्थित केंद्र, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो भूकंप जहाँ पे सबसे पहले आता है ना पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप आता है उससे यहाँ पे जो आपका सतह वाला केंद्र होता है इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहे कि एक भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भूकंप केंद्र, ठीक है। भूकंप केंद्र इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या ये भी याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। अब सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है, ये तो समुद्री भूकंप ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एल तरंगे। यहाँ पे देखिए हमने बताया कि पी तरंगे होती हैं, एल होती हैं, जितनी भी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं एल रेज, ठीक, एल तरंगे। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। जो भारत है अपना उसको 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 भूकंपीय क्षेत्रों में। प्रश्न तो क्वेश्चन देखिए तो कहता है कि भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। अब जो तरीका इसमें सही नहीं वो देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला तो है कि भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ठीक है। फिर भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना भी ठीक है।
फिर यहाँ पे गैर सरकारी जो संगठन द्वारा राहत कार्य तैयार रहना, ये भी ठीक है। तो तरीका जो सही नहीं है वो है भगवान भरोसे बैठे रहना। अब भगवान भरोसे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। मतलब ये है इनका कहना कि अगर आप भूकंप पता चला भूकंप आ रहा है तब आप भगवान भरोसे बैठे हैं, तो ये यहाँ पे तरीका बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, तो इन सबको पढ़ लीजिएगा वरना आपका एग्जाम भी भगवान भरोसे हो जाएगा। चलिए मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगला कुछ बचा हुआ तो उसको भी कराते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो भूकंप संभावित क्षेत्र है जहाँ पर भवन बनाए जाते हैं, उनकी आकृति जो होनी चाहिए वो त्रिभुजाकार होनी चाहिए। ठीक है, त्रिभुजाकार होने से क्या होगा कि भूकंप का कम इफेक्ट पड़ेगा भवनों पर। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो इसमें कहता है कौन सी मानव जनित है। ठीक है, इस प्रश्न को आप देख लीजिए, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा यहाँ पे कृषि सुखाड़ क्या है, ये भी प्रश्न यहाँ पे हम कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, जल के अभाव में फसलों का सूख जाना है, यहाँ पे कृषि अभाव, ये जो कृषि सुखाड़ होता है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो यहाँ पे कहता है कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। जो रिंग बांध है वो किसके लिए उपयोगी है, वो होता है यहाँ पे चक्रवात के लिए उपयोगी। ठीक है, चक्रवात को रोक देता है ये रिंग बांध जो बनाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो कहा गया है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसे किया जाता है, क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर उपयोगी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि मकानों का निर्माण उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है, तो ये सभी को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको ठीक ठाक प्रश्न कराता हूँ। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो कहा गया सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ पे करना चाहिए। अब जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें मकानों का जो निर्माण है ना वो कहाँ पे करना चाहिए, वो समुद्र तट से दूर करना चाहिए, वो भी ऊंचाई पर। ठीक है, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए ताकि वहाँ पर पानी पहुँचे ही ना। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। ठीक है, सुनामी मीटर जो होता है उसमें समुद्र तल क्या मापते हैं, ये मापते हैं सुनामी। ठीक है, सुनामी कैसे मापी जाती है, सिर्फ इतना मापा जाता है कि कितनी ऊंची लहरें गई हुई हैं। ठीक है, ये याद रखिए, ये नहीं माप पाते हैं कि सुनामी कब आएगा, ये सिर्फ अनुमान होता है। अब कितनी ऊँची लहरें हैं ये मापा जाता है सुनामी मीटर से। तो गाइस यहाँ पे देखिए पूरा हमने आपदा प्रबंधन कर लिया। 10th क्लास की पूरी एनसीईआरटी हमने ख़त्म कर दी जो आपका आपदा प्रबंधन था। तो अभी एक वीडियो और आपकी आएगी जिसमें आपदा प्रबंधन और भी ख़त्म करेंगे। तो बहुत ही आसान ये चैप्टर था, तो आप लोग को मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।